क्लास 12 भूगोल के 8 को महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं और ये 8 महत्वपूर्ण प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, कह नहीं सकते हैं। ये 8 प्रश्न आपके लड़ सकते हैं, इसलिए क्लास 12 वाले जितने भी बच्चे हैं इन 8 प्रश्नों को ध्यान से देखिए। भूगोल का है, जिन जिन बच्चों का आर्ट्स में क्लास 12 वाले बच्चे हैं, जिन जिन बच्चों का भूगोल है, वो सारे बच्चे इस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। आप ये वीडियो नहीं देखते ना बाबू तो समझिए कि ये आपका मतलब एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाएंगे। ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है कोको के बारे में आप क्या जानते हैं। कोको के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका सबका आंसर आसान भाषा में लिख दिया गया, देख सकते हैं। कोको के बारे में आप क्या जानते हैं। कोको पौधों से निर्मित पदार्थ है, कोको जो होता है ना पौधों से उत्पन्न होता है, ठीक है, जो चॉकलेट जैसे पदार्थों में उपयोग होते हैं। यह पौधों के बीज से तैयार होता है, यानी कोको किससे तैयार होता है, पौधे के बीज से तैयार होता है और ये पौधे से बनता है और इसका उपयोग कहां करते हैं, चॉकलेट जैसे पदार्थों में उपयोग होता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेगा, नहीं तो इसका जो पीडीएफ जो बच्चा लेना चाहेगा अंत में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है बाबू। दूसरा प्रश्न है पतन और पुत्राशय के बीच अंतर स्पष्ट करें। पतन क्या होता है, पुत्राशय का मतलब बंदरगाह होता है, ठीक है ना। तो पूछ देता है कई बार बंदरगाह क्या है, चाहे पतन और बंदरगाह के बीच अंतर क्या आता है, एक ही होगा। देखो पतन और पुत्राशय के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो पतन हमेशा जहाजों के परिवहन के लिए तैयार रहते हैं, यानी पतन जो होता है ना जहाजों को उड़ाने के लिए, जहाजों को लाने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि पुत्राशय अर्थात बंदरगाह में जहाजों का देखभाल और मरम्मत रूपी कार्य होता है। यानी समझ में आ गई होगी पतन क्या है, तो पतन जहाजों के परिवहन के लिए तैयार रहता है, लेकिन पुत्राशय का मतलब बंदरगाह, ये जहाजों की देखरेख और मरम्मत का कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न चलता है और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भूगोल का है, जियोग्राफी का है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो सतत पोषणीय विकास क्या है, क्या बोला बाबू। तीसरा प्रश्न बोला है सतत पोषणीय विकास क्या है, आंसर क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता क्या कर जाती है, बनाए रखी जाती है और इसमें पर्याप्त संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि सभी प्रकार की संपदा कुल भंडार कभी खाली ना हो। यानी हमारे वातावरण में जितने भी संपदा है, जितने भी प्राकृतिक वस्तु है, उसका इस तरह हमें उपयोग करना है कि वो कभी खाली नहीं हो। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जो पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखता है तथा पर्यावरण की संपदा का इस प्रकार उपयोग करने का नियम बनाता है कि वो कभी खत्म नहीं हो पाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रकार के विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, भारत में घटते जल संसाधन के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखना है। भारत में घटते जल संसाधन के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं इस चीज को। देखिए भारत में घटते जल संसाधन के लिए उत्तरदायी 2 कारक का उल्लेख करना, ये प्रश्न है, ठीक है। अब लिख दिया अपन से, भारत में घटते जल संसाधन के लिए उत्तरदायी कारक इस प्रकार, 2 उत्तरदायी कारक इस प्रकार है। पहला कौन कौन सा कारक है, पहला पेड़ पौधों की बहुत अधिक में कटाव, यानी बहुत अधिकता में कटाव, यानी बहुत अधिक यहाँ पर कटाव में हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। यानी पेड़ पौधों की बहुत अधिक कटाव जिससे समय समय पर जल संसाधन की कमी होना। देखो पेड़ पौधे होते हैं तो क्या करते हैं, धरती के अंदर से जल खींचते हैं, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधों की बहुत अधिक कटाई होने के कारण से जल की कमियां हो जा रही है। तो जल संसाधन कम होने का पहला कारण पेड़ पौधों की अधिक कटाई। दूसरा का जगह जगह पर कुआं नहर का ना होना। देखो जगह जगह पर कुआं और नहर नहीं होने के कारण से जो वर्षा का पानी होता है वो इकट्ठा नहीं हो पाता है, जिसके कारण समय जल की कमियां हो जाती है। तो 2 महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है ना। अब देखिए किसी विषय का आप विषय का या सब्जेक्ट का नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर 76 450 29 149, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं और 5वां प्रश्न देखते हैं बाबू। 5वां इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखो 5वां प्रश्न आपका बोला है कि बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। देखो बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो पहला इतना आपको बता देना चाहिए बाबू, बरानी या वर्षा आधारित कृषि का मतलब हो गया जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है वहां पर जिन प्रक्रिया के माध्यम से फसल उगाई जाती है उसी को बरानी या वर्षा आधारित कृषि कहते हैं। देखिए जिन क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होते हैं वहां वर्षा जल पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे ही कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन की प्रक्रिया को बरानी या वर्षा आधारित कृषि कहते हैं। कहने के बाद जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है उन लोगों को क्या वर्षा पर आधारित रहना पड़ता है, तो वहां जो फसल उत्पन्न होगा उसी को हम लोग बरानी या वर्षा आधारित कृषि कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए 6ठा प्रश्न, देखिए 6ठा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6ठा प्रश्न, नगरों महानगरों और मेगा नगरों को परिभाषित करना है। यानी नगरों महानगरों और मेगा नगरों को क्या करना है, परिभाषित करना है। देखिए सबसे पहले नगर का, फिर महानगर का, फिर मेगा नगर समझिएगा। देखो नगर क्या होता है कि 1 लाख से अधिक जहां जनसंख्या हो जाता है उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं नगर कहते हैं। लेकिन महानगर होता है कि जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से और 50 लाख के बीच में होती है, यानी 10 लाख और 50 लाख के बीच में होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, महानगर कहते हैं। लेकिन मेगा नगर का मतलब होगा जहां 50 लाख से अधिक
जनसंख्या रहते हैं उसी नगर को हम लोग बोलेंगे मेगा नगर कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अगला देखिए 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका बाबू? 7वां प्रश्न ध्यान दीजिए। 7वां प्रश्न बोला है बहुपक्षीय व्यापार क्या है। ये 8 भूगोल के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुपक्षीय व्यापार क्या लिख सकते हैं? वह देश जो किसी अन्य देश के साथ व्यापार करता है। बहुपक्षीय का मतलब जो अन्य देश के साथ, दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। जैसे भारत रूस के साथ व्यापार करता है, यूनान के साथ, यूरोप के साथ व्यापार करता है, तो बोल सकते हो वह देश जो किसी अन्य देश के साथ व्यापार करता है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक होती है, तो इस प्रकार के व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। कहने का मतलब अगर मेरा देश, अपना इंडिया देश किसी और देश के साथ व्यापार करता है, लेकिन अपने देश की सामान की आवश्यकता उस देश में और उस देश के सामान की आवश्यकता अपने देश में है, तो इस प्रकार के व्यापार को हम लोग बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए 8वां प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न भूगोल का मैंने बताया था 8 प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर चलेंगे और ये अंतिम प्रश्न है, इसलिए बाबू ध्यान से देखेंगे सबको। देखिए भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारणों का उल्लेख करना है। यानी भारत में जो घट रहा है लिंगानुपात है उसके 2 कारण आपको बताने हैं। भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारणों को लिखना है। अब देखिए जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच, पुरुषों की जनसंख्या के बीच का अनुपात लिंग अनुपात या लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है ना, हमें क्वेश्चन है कि भारत में घटते लिंगानुपात के कोई 2 कारण बताना है कि लिंग अनुपात क्यों घट रहा है। पुरुषों की जनसंख्या और स्त्रियों की जनसंख्या कम, इनके बीच अंतर बहुत ज्यादा आ रही है, तो बोल सकते हैं जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? लिंग अनुपात या लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण है। पहला स्त्री भ्रूण हत्या, यानी स्त्री होने के कारण से भ्रूण में उसकी हत्या करवा दी जा रही है, जिसके कारण से लिंगानुपात में 2 का कमी आ जा रही है। दूसरा का अशिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा नहीं देने के कारण से वो बहुत सारी गलतियां, मतलब पुरुषों को या स्त्रियों को अशिक्षा यानी शिक्षा नहीं देने के कारण से वो क्या करते हैं, मतलब पेट में ही गर्भ में स्त्रियों की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। स्त्रियों की महानता को नहीं समझ पाते, जिसके कारण से वो क्या करते हैं, वो लिंगानुपात में कमी आती है। यानी लिंगानुपात में कमी आने के 2 कारण है, स्त्री भ्रूण हत्या, दूसरा का है अशिक्षा। ठीक है ना, अब देखिए आप किसी विषय का PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इस पर कॉल मत करिएगा। इस पर केवल क्या करना, आपको केवल आपको व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप मैसेज करना। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट, भले 8 इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए और यहाँ से 15-20 नंबर का आपको लड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसलिए क्लास 12 वाले बच्चे जो आर्ट्स के हैं उनका सारे विषय का इसी प्रकार से नोट्स दिए जाएंगे। यदि आप इनका PDF लेना चाहते हो, तभी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। एक काम आप लोग करिएगा, इस वीडियो को कुछ बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि बड़ा मेहनत हम लोगों को लगता है वीडियो बनाने में, ये सब नोट्स तैयार करने में, तो आपका कम से कम 1 लाइक कमेंट से हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।